Hello my dear students, I welcome all of you on WS Academy. This is marathon second. हमने marathon 1 कर लिया. फर्स्ट मैराथन जो हमारा हुआ था इंडियन पॉलिटी का, उसमें हमने प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स के एक पार्ट को कंप्लीट किया था. एंड दिस इज सेकंड मैराथन ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें हम करेंगे वहाँ जो हमने फर्स्ट मैराथन कंप्लीट किया था उससे आगे हम चलेंगे आज. सो फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में आते हैं और आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इसके साथ डील करते हैं. तो आर्टिकल 12, 13 हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हम 14 to 18 देखा, राइट टू इक्वलिटी में आती है. तो 12 to 18 हमने वी आर डन. ठीक है, ये आर्टिकल्स हमने लास्ट सेशन में किए हैं. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19 से आगे. जो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 है, ये आता है इन द कैटेगरी ऑफ राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम जो है इसमें आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है. आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये आता है राइट टू फ्रीडम में. तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19 को. आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट्स. आर्टिकल 19 सारे सिटीजन्स को 6 राइट्स देता है. और वो 6 राइट्स क्या है ये हम एक एक करके देखते हैं. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to assemble peacefully without arms, right to form associations or unions or cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle any part of the territory of India, right to practice any profession. तो ये 6 राइट्स आपको आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है हर एक सिटीजन को. सबसे पहले आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाता है. आप स्पीच दे सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने जो भी आपके थॉट्स है, आपको कोई नहीं रोकेगा. राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. आर्म्स के बगैर अगर आप पीसफुली जमा होके कोई बात करना चाहते हैं आपको कोई नहीं रोकेगा. हाँ, आप एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, आप यूनियंस फॉर्म बना सकते हैं. जैसे यूनियन फोरम होता है, ट्रेड यूनियन होता है, या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं. आप पूरी इंडिया में थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं. और राइट टू रिजाइड एंड सेटल, आप किसी भी पार्ट के इंडिया में के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हैं, वहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं. राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं. हाँ, जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, उसके लिए एक जो है प्रोफेशनल डिग्री चाहे वो तो है टेक्निकली. बाकी आपको ऐसा कोई नहीं रोक सकता कि आप इस कास्ट से तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इस रेस से है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, या आप इस रिलीजन से है तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते. आपको जो मर्जी आप वो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं. यहाँ पे आपको याद रखना है राइट टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ा है कि प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था. वैसे ही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इनमें था राइट टू प्रॉपर्टी. क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी. और इस राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना, इसके रिलेटेड डील करता था आर्टिकल 31. क्या करता था? आर्टिकल 31 इसके साथ डील. इसको डिलीट किया, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया. और किस अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा डिलीट किया गया? इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डिलीट किया गया 1978 में जो आया था राइट टू प्रॉपर्टी को. और उसके साथ साथ आर्टिकल 19 में एक और राइट दिया गया था सिटीजन्स को, वो था राइट टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी. ये भी आर्टिकल 19 में था एक सब क्लॉज. इसको भी डिलीट किया गया था. राइट टू प्रॉपर्टी के साथ साथ आर्टिकल 31 के साथ साथ इस जो ये वाला राइट था आर्टिकल 19 में, इसको भी डिलीट किया गया, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी. और किससे डिलीट किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से. गॉट इट? ओके. यहाँ पे आपको याद रखना है एक और चीज़. मैंने आपको बोला इंसान फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, इंसान फ्रीली स्पीच दे सकता है, रिजाइड कर सकता है, एसोसिएशन बना सकता है. लेकिन मैंने आपको इस स्टार्टिंग में बोला जो फंडामेंटल राइट्स है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड. राइट? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड.
और इसका मतलब है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो स्टेट इंपोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कब? सेक्शन 144 कैन रेस्ट्रेन असेंबली मीटिंग इफ देयर इज रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस एंड डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी। जैसे मैंने आपको बोला कि आप मिल सकते हैं, आप असेंबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके असेंबल होने से खतरा होगा, प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी का खतरा होगा, मर्डर का खतरा है, वायलेंस का खतरा है, पीस खराब हो जाएगा, अमन खराब हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो अलो नहीं करता है ऐसी असेंबली को। ठीक है, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स पे भी लग सकते हैं और आर्टिकल 19 के जो राइट्स है ना उन पे भी लग सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये हुकूक है, हमारे पास हक मिला है हमें। कौन सा हक? हम फ्रीली, जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने रिजेंटमेंट को अखबार में, हम कर सकते हैं, हम स्पीच दे सकते हैं, हम जमा हो सकते हैं, हम फ्रीली इंडिया में मूव कर सकते हैं, हम वी कैन रिजाइड, वी कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। लेकिन अगर आपकी इन हरकतों से नुकसान पहुंचेगा, अमन खराब हो जाएगा, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी होगा, तो आप पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। गॉट इट? यहाँ तक समझ आया? तो ये याद रहे अब कौन सी 6 राइट्स है आर्टिकल 19 में। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिजाइड एंड सेटल एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। गॉट इट? यहाँ तक समझ आया? शाबाश। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैंने आपको DPSP भी जब पढ़ाई थी इससे पहले, उसमें मैंने आपको बोला जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, जो 2011 में आया था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैंने आपको बोला था कि उससे एक चैप्टर ऐड हुआ, दैट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला। ठीक है, उसमें DPSP में भी एक ऐड हुआ आर्टिकल। ये जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 2011 में आया, इससे एक चैप्टर ऐड हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, और उससे डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने आर्टिकल 43B पढ़ा है आपको। और वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज C जो है, इसको भी अमेंड किया गया, इसको भी ऐड किया गया, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज तब तक था क्या, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद अब आती है बात आर्टिकल 20 पे, और ये भी इसको इसी कैटेगरी में आता है, राइट टू फ्रीडम वाली कैटेगरी में, 19 से 22 तक। सो आर्टिकल 20 जो है, इट इज़ अबाउट, इसका जो सबस्टेंस है, इट इज़ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपको कोई ऑफेंस किया आपने और आपको अरेस्ट किया जाता है, तो वहाँ उस टाइम पे आपकी क्या प्रोटेक्शन है, उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। आपको ये पता है, अगर कोई ऑफेंस करता है और उसको कन्विक्ट किया जाता है या अरेस्ट पहले किया जाता है, फिर कोर्ट में ट्रायल चलता है, लेकिन उसके साथ भी ज्यादती ना हो। आप देखो कितना आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितना इंडिविजुअल सिटीजन्स के लिए हुकूक दिए गए हैं, उसके लिए भी आपको क्या है, प्रोटेक्शन मिलती है अंडर आर्टिकल 20। आप देख लीजिए, ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। बेवजह ये नहीं कि जो ऑफिसर के मन में आएगा वो आके आपको जो है मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आर्बिट्री पनिशमेंट कुछ नहीं मिलेगा, एक्सेसिव पनिशमेंट कुछ नहीं मिलेगा, एज पर लॉ जो आपको उसके लिए पनिशमेंट होगा उतना ही मिलेगा। टू एन अक्यूज्ड पर्सन, जिसको अक्यूज किया गया हो, तो वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो, यहाँ का इंडियन सिटीजन हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे कोई लीगल पर्सन हो। इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस। आर्टिकल 20 में 3 प्रोविजंस की बात की गई है। नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है, आप खुद के खिलाफ खुद ही इकबाली जुर्म करो या खुद के खिलाफ खुद गवाही दो, कोई आपको जो है फोर्स नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, अगर आपने यू हैव डन एनी ऑफेंस, आपको 2 बार उसके लिए सजा नहीं मिलेगी, आपको 1 बार मिलेगी। और दूसरा ये कि अगर आपने कोई लॉ वायलेट नहीं किया है, अगर आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो आपको कोई सज़ा नहीं मिल सकती है। जब आप कोई ऑफेंस करेंगे, जब आप कोई वायलेशन ऑफ लॉ करेंगे, तभी आपको सज़ा मिल सकती है। सो नो एक्सपोज टू फैक्टो लॉ, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द
एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। अगर आपने इस टाइम पे, मतलब ये उस टाइम की बात है ना, अगर अभी ऐसा कोई लॉ नहीं है, आपने कोई हरकत की, उसके रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, तो आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, आपको कोई कन्विक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम पे उसके रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, राइट। सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इन फोर्स एट अ टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। अगर आपने अभी कोई गलती की है, जो एक्ट अभी बता रहा है इसके लिए ये फाइन है और ये सजा है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी को आपके साथ एक पर्सनल कोई ग्रज होगा तो वो आपको वहीं से निकालेगा कि इसको डबल सजा दो, इसको डबल पेनल्टी दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लिमिटेशन इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज, नॉट ऑन सिविल लॉज और टैक्स लॉज। तो लेकिन ये क्रिमिनल लॉज के लिए ये एक लॉज है कि क्रिमिनल लॉ, अगर आप कोई भी ऐसे करते हो, क्रिमिनल वायलेशन, क्रिमिनल एक्ट करते हो, उसके लिए आपको सजा मिलेगी सिर्फ किससे, एज पर द एक्ट। सिविल और टैक्स लॉज के लिए ये नहीं है। दूसरा है कि नो डबल जेओपर्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, आपको सिर्फ एक बार उसके लिए सजा मिलेगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपर्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और a judicial tribunal, not an administrative courts। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के लिए ये नहीं है कि आपने अगर एक बार कोई गलती की आपको सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के लिए नहीं है। अगर आप नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, वहां के लिए है रूल। और अगर आप किसी ट्राइब्यूनल में जाते हैं, जैसे है ना हमारे एनवायरमेंटल जो ट्राइबल ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, वैसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं। तो अगर आप ट्राइब्यूनल में जाते हैं, वहाँ पे भी आपको एक बार गलती करने के लिए सिर्फ एक बार सजा मिल सकती है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस याद रख लेना। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. Protection against self-incrimination extends to both oral evidence and documentary evidence. However, it does not extend to compulsory production of material objects, compulsion to give thumb impression, specimen signature, blood specimens, and compulsory exhibition of the body. आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है खुद के खिलाफ खुद गवाही देने के लिए। हाँ, एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, अगर आपको थंब इंप्रेशन देना होगा, आपको सिग्नेचर करना होगा, या आपकी बॉडी को एग्जामाइन करना होगा पुलिस को, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। वो एक पार्ट है इसका प्रोसेस का, वो ज़रूरी है। बाकी आपको फोर्स कोई नहीं कर सकता, आप खुद के खिलाफ खुद ही गवाही दो। फिर से इट एक्सटेंड्स ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अच्छा हाँ, एंड नॉट टू द सिविल प्रोसीडिंग्स। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ये सब रूल्स है, ठीक है, अगर आप कोई क्राइम करते हैं, ठीक है, शाबाश। तो ये था, पहले हमने आर्टिकल 19 पढ़ा, फिर आर्टिकल 20 पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 20 जिसको हम आर्टिकल 21 जिसको हम राइट टू लाइफ भी बोलते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आपको याद रखना है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी को भी जिंदा रहने से नहीं रोका जाएगा, किसी को भी की भी पर्सनल लिबर्टी पे जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। हाँ, बट एज पर द लॉ, जो हमारा लॉ बोलेगा वही करना है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलेंगे कि किसी की पर्सनल लिबर्टी पे इसने रेस्ट्रिक्शन लगाई गवर्नमेंट ने, उसमें लॉ उसने कुछ किया होगा, लॉ के अकॉर्डिंगली लगाएगी। अदरवाइज ये जो राइट टू लाइफ है ना, इवन इमरजेंसी में भी ये सस्पेंड, आर्टिकल 20 और 21 ये इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है। गोपालन केस जो है ना, गोपालन केस 1950 में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। आपको याद रखना है दो केसेस, एक तो है गोपालन केस, और गोपालन केस कब हुआ था, 1950 में। दूसरा है मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस हुआ था 1978 में। गोपालन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नैरो व्यू ले लिया, ठीक है। मेनका गांधी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर व्यू लिया। ये आपको याद रखना, अगर इतना भी याद रखोगे ना तो काफ़ी है। गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू लिया था, और मेनका गांधी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर व्यू लिया था। The Supreme Court has taken a narrow interpretation. It held that protection under Article 21 is available only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action. तो गोपालन केस ने बोला था बेसिकली ये जो राइट टू लाइफ है ना, ये प्रोटेक्शन है किसके खिलाफ, अगर कोई एग्जीक्यूटिव, कोई ऑफिसर है या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन होती है, उसके से बचाव है। ये लेजिस्लेटिव एक्शन से बचाव नहीं है। लेजिस्लेटिव हो गया
पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन मेनका गांधी केस में वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसने बोला इट रूल दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। इट हैज इंट्रोड्यूस्ड द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ना, मेनका गांधी केस में इन्होंने अमेरिका का सिस्टम अपनाया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसने बोला लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ भी प्रोटेक्शन है ये। कैसे? अगर कोई लॉ आपको बोलता है इसको ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा, लेकिन पहले हमें उस लॉ को देखना है क्या ये फेयर है, क्या ये जस्टिस है, या ये लॉ सही है कि नहीं है। ठीक है। और राइट टू लाइफ का इतना ही मतलब नहीं है कि आपको जिंदा रहने दिया जाए। राइट टू लाइफ का मतलब है, इसमें क्या आता है, इसने बोला मेनका गांधी केस में, इसमें है लाइफ, राइट टू लाइफ जो है इसमें राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी एंड नॉट मियर सर्वाइवल। ये सिर्फ नहीं है कि आप जिंदा हो, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, इतना ही नहीं। और राइट टू लाइफ में आता है राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी नॉट मियर सर्वाइवल। सो आर्टिकल 21 सेफगार्ड्स राइट टू मैरी। इसमें आर्टिकल 21 जो है ना, इसमें ये भी आता है कि आप खुद से शादी कर सकते हैं अपनी चॉइस से। आप को एक जो है, एक गवर्नमेंट को है आपको एक अच्छा साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, पोल्यूशन पे कंट्रोल करना है। और राइट टू, आपको जैसे पता है पुट्टास्वामी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू प्राइवेसी इज़ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड ये जो है ये इट इज़ इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21। गॉट इट? शाबाश। इसके बाद आर्टिकल 21A की बात करेंगे। आर्टिकल 21A जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको ऐड किया गया बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुआ था। ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2002 में किया गया। इससे 3 चीज़ें की गई। एक तो आर्टिकल 21A को ऐड किया गया एज फंडामेंटल राइट, ये नहीं था पहले। आर्टिकल 21A को एज फंडामेंटल राइट ऐड किया गया। आर्टिकल 45 जो था ना, उसका सबस्टेंस चेंज किया गया। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज में। राइट? शाबाश। आर्टिकल 21A जो है ना, वो राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है। इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुआ था, उसके थ्रू लाया गया। ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है? राइट टू एजुकेशन। इट आस्क्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये सारे जो बच्चे ना बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स जो है ना, उनको क्या करता है? इनको प्रोवाइड करता है एजुकेशन। ऑल चिल्ड्रन, जितने भी चिल्ड्रन है 6 to 14 ईयर्स, इनको प्रोवाइड करता है क्या? इनको गवर्नमेंट को ये कंपलसरी है, इनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ठीक है। बेसिकली ये जो 6 से 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई थी, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में थी, आर्टिकल 45 में। तो फिर इसमें इसका जो सबस्टेंस है वो आर्टिकल 21A को दिया, और आर्टिकल 45 को फिर सबस्टेंस क्या रखा? अर्ली चाइल्डहुड केयर, जैसे आंगनवाड़ीज होती हैं जो 6 साल तक बच्चे के लिए चाइल्डहुड केयर जरूरी है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया अंडर आर्टिकल 45। और इसमें आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटी आती है, इसमें 11th ड्यूटी को ऐड किया गया कि एक जो पेरेंट होता है या गार्डियन होता है, उसको एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है अपने बच्चे को। ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 21A 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। उसके बाद आती है बात आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है। आर्टिकल 22 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। गॉट इट? पार्लियामेंट एंड स्टेट्स कंकरेंटली मेक लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। पार्लियामेंट और स्टेट्स जो है वो एक स्टेट्स भी और पार्लियामेंट भी वो कंकरेंटली दोनों बना सकती हैं लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो, अगर आपको कोई आता है, वो तो आर्टिकल 20 हमने कन्विक्शन का पढ़ा था कि अगर किसी को सज़ा मिलेगी वो एज पर लॉ मिलेगी, वो लॉ से ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आप वायलेट करते हैं लॉ तब मिलेगी, और आपको कोई फोर्स नहीं करेगा अपने खिलाफ बयान देने के लिए। लेकिन आर्टिकल 22 जो है ये आपको प्रोटेक्ट करता है अगर आपको कोई अरेस्ट करने आएगा या आपको डिटेन करेगा।
अगर गवर्नमेंट को लगेगा ना, अगर किसी ने कोई गलती की उसको अरेस्ट करने आएंगे, ठीक है। अगर किसी ने कोई गलती भी नहीं की और उसको अरेस्ट करने आ गया या उसको बोलेंगे अपने घर में बंद रहो, वो क्यों करता है गवर्नमेंट कि अगर गवर्नमेंट को लगता है किसी बंदे के बाहर आने से खतरा है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर और पीस को खतरा है, तो उसको डिटेन किया जाता है। आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स अंडर बोथ काइंड्स ऑफ डिटेंशन। दोनों काइंड्स ऑफ डिटेंशन को जो है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन देता है पर्सन्स को। एक तो होता है पुनिटिव प्रोटेक्शन और दूसरा होता है प्रिवेंटिव। एक होता है पुनिटिव प्रोटेक्शन और दूसरा होता है एक होता है पुनिटिव प्रोटेक्शन और दूसरा होता है प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन। तो ये कौन देता है? आर्टिकल 22, पुनिटिव प्रोटेक्शन और प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन। शाबाश। ओके, punitive detention is to punish a person for an offense committed by him after trial and conviction in a court. Preventive detention is, on the other hand, means detention of a person without trial and conviction by a court. जो punitive detention होता है ना, ये एक इंसान को पुनिश करने के लिए होता है, for an offense committed by him after trial and conviction in a court. जब अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया और कोर्ट में प्रूव भी हुआ, उसको अरेस्ट करते हैं और उसको एज अ पुनिशमेंट मिलता है, ठीक है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? ये होता है कोर्ट के ट्रायल और कन्विक्शन के बगैर ही एक इंसान को अरेस्ट किया जाता है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि ये बाहर आएगा, उससे थ्रेट होगा कोई, तो उसको डिटेन किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कोई गलती किया है फिर उसको अरेस्ट किया जाता है, वो दैट इज पुनिटिव डिटेंशन, ठीक है। आर्टिकल 22 आप कौन से राइट देता है ऐसे, चाहे पुनिटिव डिटेंशन हो या प्रिवेंटिव डिटेंशन हो? ये देता है राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। आपको हक है कि आप एक लॉयर हायर करो और आपको वो डिफेंड करेगा। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। और अगर आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाएगा। राइट और एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी, जितना आपको गाड़ी में टाइम लगेगा पहुंचाने में। राइट नॉट टू बी डिटेन फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। और अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट के बगैर आपको 24 घंटे से जो है अलावा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और अगर आपको कोर्ट रिहा करता है तो आपको कोई बंद नहीं रख सकता है। और दीज आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन और अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, सेफगार्ड्स अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो ये जो राइट्स है ना, ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना एंड ऑल दैट, ये पुनिटिव डिटेंशन के लिए। एनिमी जो होता है ना, एनिमी एलियन हो गया, दो तरह के एलियन होते हैं, फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन होते हैं जितने भी बाकी फ्रेंडली कंट्रीज से आए होते हैं लोग। लेकिन जो एनिमी एलियन होता है, जैसे पाकिस्तान है, वो हमारी दुश्मन कंट्री है क्योंकि वॉर हुआ है बहुत बार और हमेशा अनबन रहती है, तो दैट इज़ एनिमी एलियन। ये अगर उनको अरेस्ट किया जाएगा और उसको ये ज़रूरी नहीं कि इसको ये सब हक दिए जाएंगे, सो दैट इज़ नॉट फॉर एनिमी एलियन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी ये प्रोविजंस नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको क्या मिलता है? इफ द डिटेंशन इज फॉर मोर देन 3 years द मैटर मस्ट बी रेफर टू एन एडवाइजरी बोर्ड इन विच देयर शैल बी अ हाई कोर्ट जज। अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है 3 महीने से ज़्यादा, तो फिर ये मैटर जो है एडवाइजरी बोर्ड को जाता है, जिसमें हाई कोर्ट जज भी होता है। द डिटेंशन में बी कंटिन्यूड ओनली वेयर द एडवाइजरी बोर्ड कंसिडर्स देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर द फर्दर डिटेंशन। और आपको जब अगर डिटेन किया गया है 3 महीने के लिए और अगर आप और डिटेन करते हैं, तो ये अगर बोर्ड अलो करता है, वो एडवाइजरी बोर्ड बोलता है कि नहीं उसको और डिटेन रखो, तो आपको रखा जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन। और आपको किस बेसिस पे डिटेन किया गया है, आपको ये कम्युनिकेट किया जाता है, आपको बोला जाता है कि इस वजह से आपको ये डिटेन किया जाता है। डिटेंशन की कश्मीर में अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखी जाएगी, हुर्रियत लीडर्स को यूजुअली डिटेन किया जाता था, क्योंकि उनको बोला जाता अगर ये बाहर निकलेंगे, नमाज पढ़ने जुमा के टाइम जाएंगे, तो वहाँ पे हालात ख़राब हो जाएंगे, जिससे इन रिजल्ट क्या हो जाएगा? स्टोन पेल्टिंग होने का खतरा है, दैट मीन्स पब्लिक प्रॉपर्टी को खतरा है, डेंजर टू ह्यूमन लाइव्स है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के इनके बीच में उसमें किसी की जान चली जा सकती है, तो इसलिए उनको डिटेन किया जाता था, ठीक है। द डिटेनो मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। और उनको जिसको डिटेन किया जाता है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो रिप्रेजेंट करे ऑर्डर ऑफ डिटेंशन किसी के सामने, राइट? शाबाश, गॉट इट? ओके। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 जो है, ये
तीसरी कैटेगरी है। हम पहले क्या देख चुके हैं, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा हमने देखा राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक। और तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, कि आप इंसानों को बेच नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते, उनमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और आपको किसी को बेगारी पे नहीं लगा सकते हैं, फोर्सफुली लेबर पे नहीं लगा सकते हैं। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, दोनों पे अवेलेबल है। इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल नॉट अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन। ये सिर्फ स्टेट के खिलाफ नहीं है, ये प्राइवेट पर्सन के से भी आपको बचाता है। कोई भी इंसान आपको, कोई अमीर इंसान आपको होगा और वो फोर्स्ड लेबर कराएगा, बिल्कुल भी वो अलाउ नहीं है। और आपको कोई ये अलाउ नहीं करेगा कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, क्या आपको ह्यूमन बींग्स को आप जो है उनका जैसे लड़कियों को बेचते हैं क्रॉस बॉर्डर या कहीं पे भी, बिल्कुल उसके खिलाफ है और उससे आपको बचाता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 also provides for an exception to this provision. It permits the state to impose compulsory service for public purposes or for example as military service or social service. हाँ, एक बात है, अगर ऐसा कोई सूरत हाल हमारी कंट्री में आता है ना, आपको गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप जो है कहीं पे भी सर्व करो तो आपको करना है, ठीक है, वॉर हो या कोई भी चीज़ हो। आर्टिकल 24 हमें क्या बोलता है? आर्टिकल 24 है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। जो बच्चों को काम करवाते हैं ना फैक्ट्रीज में, छोटे बच्चों को हार्मफुल फैक्ट्रीज में, उनके लिए आर्टिकल 24 है। इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज आर 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से छोटे जितने भी बच्चे हैं उनको बिल्कुल प्रोहिबिट करता है उनकी एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में, किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी हैजर्डस एक्टिविटीज़ में। इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। लेकिन अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहेगा, कोई जैसे कोई पेन बेचता है, कोई ढाबे पे होता है, चाय सर्व करता है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर आप किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री में लगाते हैं या वहाँ पे हैजर्डस एक्टिविटीज़ के साथ माइनिंग में लगाते हैं, वो बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है। और आपको पता ही एक बच्चे का राइट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल 14 ईयर्स ऑफ एज, दैट्स ऑल्सो फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इसके बाद एक और कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 3 आर्टिकल्स आते हैं, 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। गॉट इट? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 जो है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, राइट टू इंडिविजुअल। आर्टिकल 25 जो है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आपको फ्रीडम दिया जाता है, आप कोई भी जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप नमाज पढ़ सकते हो, आप पूजा कर सकते हो, आप चर्च जा सकते हो, आप प्रोपेगेट कर सकते हो अपने रिलीजन को। फ्री प्रोफेशन का आपको राइट मिलता है। आपका जो कॉन्साइंस होगा, आप उसको आपके सोल को क्या पसंद आएगा, आपको कोई रोक नहीं लगा सकता है इस पे, ठीक है। इट सेज दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइटली फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। आप अपने रिलीजन को एक तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, दूसरों को बता भी सकते हैं, कोई बैन नहीं है। द इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज आर फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपेगेट। इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। ऐसा नहीं कि आप फोर्सफुली लोगों को बोलोगे कि आप कन्वर्ट हो जाओ, आप मुस्लिम बन जाओ, आप हिंदू बन जाओ, आप क्रिश्चियन बन जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उस पर बैन है। लेकिन आप अपने जो बोलते हैं ना दावा देना, आप जो बयान कर सकते हैं अपने रिलीजन के रिलेटेड, उस पर आपको कोई रोक नहीं लग सकता है। जैसे इज्तिमास होते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन फोर्सफुली आप कन्वर्ट किसी को नहीं कर सकते हो, कन्वर्जन के लिए नहीं बोल सकते हो। आर्टिकल 26 क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, राइट ऑफ ग्रुप, क्या आप एक रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो। राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस, जैसे श्राइन्स होते हैं, जैसे दामशालास होते हैं, जैसे ये क्या बोलते हैं उनको, गुरुद्वारास होते हैं, श्राइन्स होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, उनमें जो फिर वो चीज़ें आती हैं एज चैरिटी, या चैरिटी नहीं मैं बोल सकती हूँ, उसमें जो है एक आता है, लोग डालते हैं पैसे, वैसे उसको आप मैनेज कर सकते हैं। और अपने रिलीजन के मैटर्स के अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं कि किस दिन शब होगी, रात को जाके इबादत की जाएगी, किस टाइम पे कोई पर्टिकुलर पूजा होगी, तो उसमें आपको गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको पता है ना, हम बोलते हैं कि ये जो
ये जो दुकान लाइन है ना ये मस्जिद की है, या ये जो वो दुकान लाइन है ये उस श्राइन की है, जो भी पैसा उसे किराए का आता है वो उस श्राइन को चला जाता है। तो वहाँ उसकी एक रिलीजन की आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हाँ, आपको गवर्नमेंट तो नज़र रखेगी, कोई जैसे हमारा अब यहाँ पे वक्फ बोर्ड है ना, तो गवर्नमेंट रेगुलेट करता है कि कहीं उसमें चोरी ना हो, या उसमें जो है फ़ायदा ही मिले लोगों के, अच्छे से मैनेज हो। बाकी आपको फ्रीली इजाज़त दी जाती है उसको मैनेज करने की। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, वो है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, कि फॉर एग्जांपल आपको रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन। जैसे कोई श्राइन है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नो टैक्स बट फी कैन बी लीव इट। जैसे अमरनाथ यात्रीज आते हैं उनको कुछ फ़ी देना पड़ता है क्योंकि उनको गवर्नमेंट उसके एवज में सर्विसेज देते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोगों के जो टैक्स के पैसे ना वो नहीं लगाए जाते उस पर, ठीक है। या हज पे जाते हैं लोग, उनको वो पैसे भरते हैं, फिर गवर्नमेंट तो मैनेज करती है चीज़ें, ठीक है। तो कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है इन पे, और ना ही टैक्स के पैसे से फिर उनको हेल्प की जाती है किसी भी रिलीजन को। हाँ, फ़ी ले सकते हैं आपको कुछ चीज़ों के लिए, बट टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 28 जो है ना, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप उसमें कोई हिंदू बच्चा होगा क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम डोमिनेशन है, तो उस बच्चे को कोई नहीं बोलेगा आप सुबह सुबह प्रेयर पे कुरान पढ़ो। और अगर जम्मू रीजन में जैसे हिंदूज होते हैं, वहाँ पे कोई मुस्लिम बच्चे को नहीं बोलेगा कि आप गीता, बाइबल, आप ये सब पढ़ो। कोई फोर्स नहीं कर सकता है गवर्नमेंट स्कूल में। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई to an educational institutions admitted by state but established under any endowment or trust requiring importing of religious instruction in such institution। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे स्कूल है, जैसे शाही हमदान स्कूल है, या जो मुस्लिम नेम्स पे ही बने और बनाए गए इसी के लिए है पर्टिकुलर, या जैसे मदरसाज होते हैं वहाँ पे आप नहीं लगा सकते हो बेन, वो बने ही इसी के लिए है। और अदरवाइज उनको भी रेगुलेट करता है गवर्नमेंट, राइट। जो प्राइवेट स्कूल्स होती है उनको भी रेगुलेट करता है गवर्नमेंट, लेकिन ना ही वो गवर्नमेंट से फंड लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। वो पढ़ा सकते हैं वहाँ पे बच्चों को, कुरान पढ़ा सकते हैं और उस पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, या किसी स्कूल को जैसे एड मिलता होगा गवर्नमेंट से वो नहीं करा सकते वहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद 51 इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के साथ डील कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 डील करता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के साथ। आर्टिकल 29 जो है ना, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी जो है आर्टिकल 29 इसके साथ डील करता है। प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। राइट टू एवरी सिटीजन इंक्लूड्स माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी। देखो, राइट टू एंड एजुकेशनल राइट्स जो है ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 बोलता है कि जो माइनॉरिटी के है ना इंटरेस्ट उनको प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राइबल्स है कहीं पे, उनकी एक अलग से ज़ुबान होती है, या कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल है उनकी एक ज़ुबान है जो बाकी लोग नहीं बोलते, तो इनको राइट है कि वो उस ज़बान को कंजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करे, उस स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करे। उनको इजाज़त है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं माइनॉरिटी को ही है, ये ऑब्वियसली मेजॉरिटी होगी, उसका कोई कल्चर होगा, उनको भी है, ये मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी को है बेसिकली। लेकिन इसलिए ये पर्टिकुलर माइनॉरिटी वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि यूजुअली जो कम लोग होते हैं ना, जैसे बहुत कुछ 1200 पीपल है, उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उनको ज़्यादा खतरा होता है, कोई दबा सकता है उनको, क्योंकि मेजॉरिटी हो सकती है उनको दबाएगी। या उनका एक कल्चर होगा, कोई वो फेस्टिवल करते होंगे, ऑब्वियसली वो उनका पार्ट होता है कल्चर का, वो प्रिजर्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds only of religion, race, caste और language। और ऐसे बच्चों को भी कोई भी ऐसे स्कूल जो है, जिसको गवर्नमेंट स्कूल होगा या जिसको एड मिलता होगा गवर्नमेंट से, उनको मना नहीं कर सकता है उनको एडमिट करने में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 30 है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 में बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज़ का ये हक है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे ट्राइबल्स अपने कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलाएंगे और उसमें चाहेंगे कि वो अपने कल्चर का भी पढ़ाएं और उन ज़बानों में पढ़ाएं, या कोई मुस्लिम्स अपना कोई करेंगे, कोई भी माइनॉरिटी कर सकती है। और इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी आई थिंक कुछ है नहीं, अगर मेजॉरिटी भी चाहेगी वो भी कर सकती है, तो इनको हक दिया जाता है। ऑल माइनॉरिटी शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, राइट ओनली टू माइनॉरिटी। अच्छा, इसमें जो आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 29 दोनों के लिए, जो कल्चर और लैंग्वेज को बचाना है, प्रिजर्व करना है, वो दोनों के लिए, माइनॉरिटी को भी और मेजॉरिटी को भी। लेकिन आर्टिकल 30 पर्टिकुलरली माइनॉरिटी को है। ठीक है, जो भी माइनॉरिटी में होंगे ना, उनको इजाज़त है, वो एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय स्टेट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 44th अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी टर्म को डिफाइन किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 दोनों के लिए है, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी। अगर लैंग्वेज किसी को पर्टिकुलर बचानी है वो बचा सकता है, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ के लिए ही है, वो अपने चॉइस के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और हाँ, अगर अब उनकी प्रॉपर्टी कोई है और गवर्नमेंट उसको लेना चाहेगा, गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगा। राइट, यहाँ पे एक इसके बाद आता है छठा, राइट टू प्रॉपर्टी एंड सेविंग ऑफ सर्टन लॉज। जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में आता है ना, मैंने आपको बोला आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया। इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था आर्टिकल 19 में एक सब क्लॉज आता था, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F में आता था ये राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। इसको भी क्या किया गया, इसको डिलीट किया गया और इनको शिफ्ट किया गया अंडर आर्टिकल 300A एज अ लीगल राइट, नॉट अ जो फंडामेंटल राइट, एज अ फंडामेंटल राइट इसको डिलीट किया गया। नाउ ये है अंडर आर्टिकल 300A एज अ लीगल राइट। ठीक है, अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट लीगल राइट है, बट फंडामेंटल राइट नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते हो। ठीक है, गॉट इट, ओके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज में इसके साथ कौन डील करता है, आर्टिकल 32, और इसी को बोला गया है सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ये जो आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। गॉट इट। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स। ठीक है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स। ये आप याद रख लेना। आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को अलो किया गया कि फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट होते तो आपके पास पर्सन डायरेक्टली आ सकता है, आपको एंटरटेन करना है। और आर्टिकल 32 के अंडर वो रिट्स इशू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अंडर आर्टिकल 32 पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है, उसको एम्पावर किया गया है, वो किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है। ठीक है, हमारी जो हाई कोर्ट है ना, वो भी फंडामेंटल राइट्स या किसी भी चीज़ के लिए रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, वो तो उस अलग आर्टिकल के अंदर आता है। लेकिन फंडामेंटल राइट खुद भी एक आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट्स को ही बचाता है। और सुप्रीम कोर्ट को इसे पावर दिया है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, ये ऑर्डर कर सकता है रिट्स को। और पार्लियामेंट को ये एम्पावर किया गया है, वो किसी और कोर्ट को भी पावर दे सकता है इस चीज़ का। The president can suspend right to move to any court for fundamental rights during national emergency under Article 359. ठीक है, the president can suspend the right to move any court for fundamental rights during national emergency. जब नेशनल इमरजेंसी होती है ना, मैंने आपको बोला आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक ऑर्डर निकाल सकता है। वो क्या कर सकता है, बोलेगा कि आप फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, उसको सस्पेंड कर सकता है, जैसे मैंने आपको बोला। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो है ना, ये इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 32 इज यूज्ड फॉर ओनली एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 जो है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज किया जाता है। और
जो रोल रहता है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, ये हम पढ़ेंगे आगे। आर्टिकल 32 प्रोवाइड कर देता है पावर सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 226 देता है पावर हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट फॉर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट फॉर अदर राइट्स। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकता है रिट्स, बाकी राइट्स के लिए नहीं। लेकिन हाई कोर्ट जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और बाकी राइट्स के लिए भी इशू कर सकता है रिट्स। और सुप्रीम कोर्ट की नैरो रिट जुडिशन होती है, याद रख लेना। सुप्रीम कोर्ट की नैरो रिट जुडिशन होती है इसलिए क्योंकि वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकता है रिट्स। हाई कोर्ट की वाइडर रिट जुडिशन होती है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट द बॉडी थ्रू आउट द कंट्री। टेरिटोरियल रिट जुडिशन इज वाइडर, लेकिन टेरिटोरियल रिट जुडिशन याद रख लेना, टेरिटोरियल रिट जुडिशन जो सुप्रीम कोर्ट की है वो बड़ी है। कैसे? वो वाइडर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकता है ना रिट, वो पूरी कंट्री में इशू के लिए इशू कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है ना सबसे हायर लेवल ऑफ कोर्ट है। हाई कोर्ट पूरी स्टेट के लिए कर सकता है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ना हाई कोर्ट का, वो नैरो है, लेकिन ओवरऑल अगर हम रिट जुरिस्डिक्शन देखेंगे ना वो वाइडर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाइडर है क्योंकि पूरी कंट्री में वो कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे रिट जुरिस्डिक्शन वो नैरो है। आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 खुद भी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को आपके जो अगर उसको रिट इशू करना पड़ेगा वो रिफ्यूज़ नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 226 जो है ना इट इज़ डिस्क्रिशनरी फॉर हाई कोर्ट, हैंस दे मे रिफ्यूज़। हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है, वो डिस्क्रिशनरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गया? शाबाश। आपको मैंने इससे पहले भी पढ़ा है रिट्स के बारे में, रिट्स की जो टाइप्स होती हैं, स्कोप होता है, तो फिर भी यहाँ पे हम एक रिवीजन करेंगे उनका। सबसे पहली रिट होती है हिबस कॉर्पस, मैंडामस दूसरी, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी सर्जरी एंड पांचवी क्यो वारंटो। सो फिर से एक बार पढ़ते हैं, हिबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, क्यो वारंटो। हिबस कॉर्पस का लिटरल जो मीनिंग है ना वो है टू हैव बॉडी ऑफ। हिबस कॉर्पस का जो मीनिंग है टू हैव बॉडी ऑफ। ये जो ऑर्डर है इशू किया जाता है बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज़ डिटेनड अनदर पर्सन। उस इंसान को हिबस कॉर्पस रिट भेजी जाती है जिसने किसी और को डिटेन किया होगा, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ लेटर बिफोर इट। तो कोर्ट इशू करता है ऑर्डर उस इंसान को, अगर किसी ऑफिसर ने किसी दूसरे को अरेस्ट किया है, किसी भी इंसान ने दूसरे को अरेस्ट किया है, उसको ऑर्डर भेजती है कोर्ट कि इस इंसान को मेरे सामने पेश करो। सो हिबस कॉर्पस आपकी जो है डिफेंस करता है, राइट, पर्सनल डिफेंस। मैंडामस जो है ना इसका लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। Command issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform. अगर किसी ऑफिशियल ने रिफ्यूज़ किया है अपनी ड्यूटी देना या उस फेल हुआ है अपनी ड्यूटी देने से, तो कोर्ट उसको रिट इशू कर सकता है वी कमांड, मैंडामस, कि उसको डायरेक्ट कर सकता है पब्लिक ऑफिशियल को कि आप अपनी ड्यूटीज़ क्यों नहीं देते हो, अपनी ड्यूटीज़ का अंजाम दो, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है इट मीन्स टू फॉरबिड, ठीक है, प्रोहिबिट करना, रोकना किसी को। ये हायर कोर्ट देता है लोअर कोर्ट के लिए या ट्राइब्यूनल के लिए, टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। अगर लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है तो उस एक्सीड कर रहा है, मतलब अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है। प्रोहिबिशन इन डायरेक्टस इन एक्टिविटी, प्रिवेंटिव, मतलब एक्टिविटी नहीं बोलता है, इनएक्टिविटी बोलता है कि आप एक्टिव नहीं हो जाओ या आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, आप इनएक्टिव रहो। ये जो है ये प्रिवेंटिव है, मेजर है कोर्ट की तरफ से कि कोई गलत चीज़ ना हो। सर्जरी होता है टू बी सेटिस्फाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। सर्जरी का मतलब होता है टू बी सेटिस्फाइड, सर्जरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इशूड बाय, ये भी हायर कोर्ट देता है लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को, या तो बोलेगा ट्रांसफ़र करो, टू ट्रांसफ़र अ केस पेंडिंग सर्जरी इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है एक चीज़, जो प्रोहिबिशन वाला रिट है ना
वो क्या है, वो प्रिवेंटिव रेट है, क्या आपको बोलेगा कोर्ट को स्टॉप करेगा, ये आपकी जुरिडिक्शन से बाहर है, तो ये सिर्फ प्रिवेंटिव है। लेकिन जो सर्जरी है ना, टू बी सर्टिफाइड, ये हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को देगा। ये प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव है। क्यों? ये बोलेगा कोर्ट को जो आपके पास पेंडिंग केस है आप यहाँ भेजो, ट्रांसफर करो, और उस केस पे खुद डिसाइड करेगा। तो ये एक तो प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट को अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाने के लिए, या प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट कोई गलत फैसला ना ले, और उसको ठीक भी करता है, फिर उस पर काम भी करता है। अब उसके बाद है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बायवर्ट अथॉरिटी और बायवर्ट वारंट। इशू करता है कोर्ट किसी भी लीगलिटी ऑफ क्लेम को जो है इंक्वायर करने के लिए, कि कोई पर्सन ने अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, अगर किसी भी पर्सन ने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, ठीक है, तो उसकी लीगैलिटी देखी जाती है, क्या उसने किस बेसिस पे ऑफिस लिया है। ठीक, शाबाश। ये जो हिबस कॉर्पस रिट है ना, टू हैव द बॉडी ऑफ, इट कैन बी अगेंस्ट टू बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो भी कोई दूसरे इंसान को अरेस्ट करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, चाहे कोई पब्लिक इंसान हो, दोनों के लिए ये कोर्ट इशू कर सकता है। जो मैंडेमस है ना, वी कमांड एनी पब्लिक बॉडी या कॉर्पोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट, तो ये पब्लिक अथॉरिटीज के लिए इशू किया जाता है कि आप काम करो, या कोई पब्लिक बॉडी हो, कॉर्पोरेशन हो, इन्फीरियर कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल हो या गवर्नमेंट हो, उनके लिए दिया जाता है कि आप काम करो। इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये जो ये है ना प्रोहिबिशन जो है ना, ये जुडिशल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए है। और जो सर्जरी है, कि बोलेगा लोअर कोर्ट को कि ये केस को ट्रांसफर करो मेरे पे, ये प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव है सर्जरी। ये जुडिशल भी है के लिए बॉडीज के लिए भी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के लिए भी है। अब जो क्यो वारंट है, ओनली इन केस ऑफ अ सबस्टेंटिव ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टेटू और बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्यो वारंट है ना, हम बोलते हैं कि आप ये ऑफिस किस बेसिस पे लेते हैं, ये सिर्फ परमानेंट ऑफिस के लिए है, जो कि किसी एक्ट से या कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट किया गया हो, उसी ऑफिसर्स के लिए, टेम्प्रेरी ऑफिसर्स के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या टेम्प्रेरी या मिनिस्टर्स के लिए नहीं है। अच्छा, ये जो हिबस कॉर्पस है ना, ये आप किसी भी लॉफुल डिटेंशन या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए इशू नहीं कर सकते। अगर किसी ने कोई गलती की है तो लॉफुली उसको डिटेन किया, अरेस्ट किया है, उसके लिए आप नहीं कर सकते इशू, या किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है उसके लिए इशू नहीं कर सकते हो। अच्छा, वी कैन जो वी कमांड, जो मैंडेमस है ना, ये आप प्राइवेट बॉडी के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको नहीं बोल सकते आप ये काम करो, वो काम करो। अच्छा, जो सर्जरी, ये जो प्रोहिबिशन है ना, आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लीगल बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए इशू नहीं कर सकते। सिर्फ आप कोर्ट्स, लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल को बोल सकते हैं कि आप जुरिडिक्शन से बाहर मत जाओ, उनके लिए कर सकते हैं। अब जो ये है सर्जरी टू बी सर्टिफाइड, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज, ये आप लेजिस्लेटिव बॉडीज, लेजिस्लेचर्स के लिए नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज के लिए नहीं कर सकते हैं इशू। ठीक है, उसके बाद क्यो वारंट जो है, इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस, या कोई प्राइवेट ऑफिस हो या मिनिस्ट्रियल ऑफिस हो, क्यो वारंट आप इशू नहीं कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इस ये जो PDF में प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम चैनल पे, इससे आपको ईजी हो जाएगा रिवाइज करना। ठीक है, बाकी मैंने बहुत सारे MCQs कराए हैं इन सारे टॉपिक्स पे, मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में MCQs की लिंक भी प्रोवाइड करूंगी। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स में हमारे और भी आर्टिकल्स है। मैंने आपको बोला था आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट में आता है, तो हम अभी पहुंचे थे 31 तक, जो हमने बोला राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया। उसके बाद हमने 32 पढ़ा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 33 क्या है। आर्टिकल 33 जो है, पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट बाय लॉ फंडामेंटल राइट्स इन एप्लीकेशन टू आर्टिकल द मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्सेस, parliamentary forces, police forces, intelligence agencies. The forces charged with maintenance of public order. A parliamentary law enacted under Article 33 can also exclude court martials established by military law from the writ jurisdiction of the Supreme Court, High Court, so far as the enforcement of the fundamental rights are concerned. ये जो आर्टिकल 33 है ना, इसमें पावर दिया गया है पार्लियामेंट को कि वो एक लॉ बनाए और उसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, आर्मड फोर्सेस के, पार्लियामेंट्री फोर्सेस के, पुलिस फोर्स के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उनको रेस्ट्रिक्ट करना। ये नहीं कि आपको जो है पुलिस फोर्स वाले कहीं पे भी लोकेशन डालेंगे अपनी, राइट, वो बोलेंगे हमारा फंडामेंटल राइट ही नहीं, उससे तो उसको ट्रैक भी कर सकता है कोई, या ऑफिस की इन्फॉर्मेशन बाहर दे देंगे, तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उनको कम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर रहे। और ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको।
तो आर्टिकल 33 किसके लिए? ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट्री फोर्स और पुलिस फोर्सेस जो है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करे और उसके लिए एक लॉ बनाए, और उस लॉ के अंदर फिर चीज़ें लिखी जाती है। इवन जो कोर्ट मार्शल होते हैं ना, मिलिट्री लॉ के जो अपने ट्राइब्यूनल्स होते हैं, उनको भी जो है एक्सक्लूड किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट्स से। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 34 की, वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया द फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। आर्टिकल 34 हमें बताता है अगर किसी भी एरिया में मार्शल लॉ होगा, मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री लॉ होगा, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ द रिट ऑफ हिबस कॉर्पस। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिबस कॉर्पस की रिट सस्पेंड नहीं की जा सकती, लेकिन मार्शल लॉ अगर कहीं पे किसी भी एरिया में होगा तो फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। आर्टिकल 35 जो है, आर्टिकल 35 lays down the power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in parliament and not in the state legislatures. आर्टिकल 35 जो है ये हमें बोलता है, ये देता है पावर टू मेक, कुछ लॉज बनाने के लिए पावर, लेकिन किसको बोलता है? सिर्फ पार्लियामेंट को है। कुछ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट देने के लिए अगर जो है लॉज बनाने हैं, वो कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। जैसे मैंने बोला कि अभी रेस्ट्रिक्ट करना फंडामेंटल राइट्स को, या सिविल लिबर्टी, या कोई भी एक्ट बनाना जिससे इफेक्ट देना है हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स को, वो किसके हक में है? सिर्फ वो सिर्फ कौन दे सकता है? वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है वो लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर वो लॉ नहीं बना सकता है। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स है जो आपको पता होनी चाहिए, बट दीज आर आउटसाइड पार्ट थर्ड। ये पार्ट थर्ड में नहीं है, लेकिन लीगल राइट्स है कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 265 जो है ये पार्ट 12 में है। किस में है? पार्ट 12 में। नो टैक्स शैल बी लीविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ के बगैर कोई भी टैक्स ना ही लीवी किया जा सकता है, ना ही कलेक्ट किया जा सकता है, एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 हमें बताता है पार्ट 12 में। आर्टिकल 300A ये भी पार्ट 12 में है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी से बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, यही आर्टिकल 300A में है, पार्ट 12 में, एज अ लीगल राइट, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि आप किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 301 जो है ये पार्ट 13 में है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। जो भी थ्रू इंडिया में हम किसी भी स्टेट में ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 301 में आता है, पार्ट 13 में आता है। इसके बाद आर्टिकल 326 में क्या आता है? ये आता है आर्टिकल 326 पार्ट 15 में। ठीक है, पार्ट 15 में आता है। सो आर्टिकल 326 जो है ये पार्ट 15 में आता है। अडल्ट सफरेज राइट टू वोट। तो जितने भी 18 ईयर्स से अबोव लोग हैं उनको जो है राइट टू वोट दिया जाएगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि कोई फीमेल है, कोई इस कास्ट से, कोई इस रेस से, कोई इस रिलीजन से, कोई इस रीजन से, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, और इसके साथ हमने फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन कंप्लीट किया। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ये सेशन आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मैं बाकी DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैराथन 3rd भी आपको प्रोवाइड करूँगी जल्द ही, और इसको अच्छे से देखो इस वीडियो को, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैंने MCQs भी इस सारे टॉपिक्स पे कराए हैं। मैं वो MCQs वाली जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। और एक बात, हाँ, कुछ पॉइंट्स जो प्रियम्बल मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने सारा आपको पढ़ाया है। उसमें मैंने आपको बोला कि PN पालखी वाला जो है उसने बोला है कि प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, लोग है। प्रियम्बल हमें बताता है कि नेचर ऑफ हमारी स्टेट कैसी रहेगी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। और प्रियम्बल हमें बोलता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है। और प्रियम्बल में एक डेट लिखे 26 नवंबर 1949 कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल डे, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। ये चीज़ें कुछ और रिवाइज करने के लिए मैंने आपको बोली एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।